टीजीटी एग्ज़ामिनेशन के लिए ये क्लास 48 होगी। पिछले 47 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर 2020 को है। समय कम है, इसलिए अच्छे से तैयारी करिए, दिन रात पढ़िए। ऐसे पढ़िए कि ये अंतिम एग्ज़ाम हो आपका, बार बार आपको अपीयर ना होना पड़े इन एग्ज़ाम्स में। और अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं HP स्टडीज़ का। इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाती है। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा। तो कितनी फ़ीस है ये सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ज़रूर मैसेज करना। और हर क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके। आपको ये लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन है, अक्सर मूत्रालयों के पास आने वाली एक तीखी गंध किसके कारण होती है? तो आप सभी ने फील भी की होगी, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है दोस्तों ये, इसका नाम याद रखना, अमोनिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? किसी भी बैंक में चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, आपको दोस्तों एक लाल सिलेंडर मिलेगा पतला सा, उसमें पाइप भी लगी होती है और उसमें लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों इसमें क्या चीज़ यूज़ होती है? इसमें शुष्क बर्फ़ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसको भी याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गैसों में से एक जो बायोगैस संयंत्र से निकलती है, ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। हो सकता है आपके गांव में भी कोई ऐसा घर हो जिसमें बायोगैस संयंत्र देखने को मिलता हो। बेसिकली गैस कनेक्शन यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है और इसमें एक गैस मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। तो ये कौन सी है? ये होती है मीथेन। दोस्तों LPG से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या क्या होता है? एक बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एक CNG से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। हमीरपुर बोर्ड बार बार क्वेश्चंस पूछता है। हालांकि पेड क्रैश कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी हैं, आगे भी मिलती रहेंगी ये। तो फाइनली यहाँ पे हिस्ट्री जो है हमें देखने को मिल रही है। तो आप सभी को पता है महमूद गजनवी, इसने काफ़ी आक्रमण भारत के ऊपर किए थे। तो उन्हीं में से एक जो सबसे बड़ा आक्रमण था इसका, वो सोमनाथ मंदिर के ऊपर था। तो क्वेश्चन यही आता है कि सोमनाथ मंदिर किस बरस नष्ट किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 1025 ईस्वी। और 1009 ईस्वी में कांगड़ा के ऊपर भी इसने हमला किया था। वज्रेश्वरी मंदिर जो है उसको नष्ट किया था, कांगड़ा किला जो है उसको लूटा था, कब्जा किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, कमेंट करके ज़रा बताना कि महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कुल कितने हमले किए थे? चंदाबर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो भी युद्ध हुए हैं भारत के इतिहास में, एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पानीपत के युद्ध जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस आते हैं। 3 युद्ध हुए थे वो, ठीक है। तो चंदावर की लड़ाई जो है दोस्तों 2 योद्धाओं के बीच लड़ी गई थी। तो ये कौन कौन थे? तो जयचंद आपको नाम याद रखना है और मोहम्मद गोरी, इन दोनों के नाम को अच्छे से देख लेना। पहले क्या हुआ दोस्तों, तराइन के युद्ध हुए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहला हारा कौन? पहला हारा मोहम्मद गोरी। दूसरा कौन हारा? दोस्तों दूसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, ये हारे। फिर सहायता किसके द्वारा की गई थी मोहम्मद गोरी की? दोस्तों जयचंद के द्वारा। फिर बाद में इनका खुद का युद्ध हो गया, तो जिसको हम चंदाबर कहते हैं। तो ये नॉर्मल सी बातें होती हैं, कोरिलेट आपको करनी पड़ती हैं, तब जाके हिस्ट्री याद होती है। मामलुक वंश के संस्थापक कौन हैं? तो साउथ इंडिया की डिनास्टीज़ की बात करूं या फिर अपर इंडिया जो है,
यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। जो भी बेसिकली वंश हैं, जो भी सल्तनत के सुल्तान रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मामलुक वंश जो है, इसी को हम बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने इसकी स्थापना की थी, तो इसको भी याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये पटवारी के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। मॉडर्न हिस्ट्री है ये बेसिकली इंडिया की। भारत में पहली बाष्प चलित ट्रेन कब चली? याद रखना, सबसे पहले बाष्प चलित ट्रेनें ही भारत में देखने को मिली थी, तो 16 अप्रैल 1853 याद रखो, बी इज़ राइट आंसर। और आपको याद रहे उस समय लॉर्ड डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। स्वतंत्रता अगर मैं बात करूं तो ध्वज के बिना अधूरी है भारत की। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये जो तिरंगा है, 3 रंग हैं, इन तीनों रंगों की बात करूं तो इस झंडे को तैयार किया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा, तो डी इज़ राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस लगातार बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी समझौते, जिसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, कि शुरुआत की थी? स्थायी बंदोबस्त। इसमें होता क्या है कि ज़मींदारी सिस्टम जो है वो काम में लाया जाता है, और बेसिकली ज़मींदारी सिस्टम जो है ये बंगाल वगैरह में ही प्रचलित था। तो ये कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और याद रहे इन्हीं को जो सिविल सर्विसेज हैं इंडिया में उनका फादर बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं। इनमें से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का एक लोकप्रिय नारा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताना कि फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, ये किस ईयर हमें देखने को मिला था? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। तो जो उद्देशिका है भारत के संविधान की, ठीक है, तो उसमें भी ये तीनों शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से अपनाया गया है? दोनों सदनों के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है ये प्रक्रिया। कोई भी राष्ट्रपति अगर संविधान के अनुसार काम नहीं करता है अच्छे से, और आई थिंक ये जो अनुच्छेद 61 है उसमें दर्शाया गया है महाभियोग, इसको भी देख लेना। तो अमेरिका जो है, यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वहीं से ये सिस्टम लिया गया है, प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों हमीरपुर बोर्ड की बात करूँ तो जो रिफाइनरीज़ हैं या फिर जो उद्योग हैं या फिर नाभिकीय संयंत्र हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। जो खाने हैं ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो हुट्टी गोल्ड माइन, इसका आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सोना जो है वो कर्नाटक में ही होता है, तो ऑब्वियसली हुट्टी गोल्ड माइंस जो हैं ये कर्नाटक में ही हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में ब्लैक फॉरेस्ट बोला जाता है? काले वन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी फेमस हैं यहाँ के पूरी दुनिया में, वो है जर्मनी। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागर की धारा है? अब दोस्तों कुछ धाराएं जो हैं वो ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। बेसिकली जो विषुवत रेखा है उसके आसपास जो हवाएं हैं वो गर्म होती हैं, और ध्रुवों पर जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो जब आपस में ये टकराती हैं, ठंडी और गर्म जल धाराएं, वहाँ पे धुंध काफ़ी पड़ती है और मछली पालन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं। तो आपको याद रखना है, इन 4 ऑप्शंस की बात करें तो गर्म महासागर धारा जो है वो सिर्फ यहाँ पे कुरुशियो है और जापान के आसपास ये देखने को मिलती है। बाकी कैनरी हो गई, लाब्राडोर हो गई या फिर कुरिल हो गई, ये क्या है? ठंडी जल धाराएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों थोरियम का भारत सबसे बड़ा है,
उत्पादक। लेकिन यूरेनियम का कौन सा है दोस्तों, ये है कजाकिस्तान। और एक समय था तो यूएसएसआर का ये हिस्सा था। लैंड लॉक्ड कंट्री है, सबसे बड़ी दुनिया की, समुद्र यहाँ से नहीं लगता। तो सी इज़ राइट आंसर। और भारत का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं बीच कौन सा है, सबसे लंबा, तो ये बेसिकली कहाँ पे है, तमिलनाडु, मरीना बीच। डी इज़ राइट आंसर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये बनता है कि श्रीलंका और भारत कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से, तो पाक स्ट्रेट। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जो मालदीव है वो कैसे अलग होता है, किस डिग्री चैनल से, तो 9 डिग्री चैनल। और एक है जो आपको लक्षद्वीप देखने को मिलते हैं वहाँ पे, तो 8 डिग्री चैनल पर वो अलग होते हैं। और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, अंडमान निकोबार के किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया जाता है, तो दोस्तों ये है 10 डिग्री चैनल। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे ऊपर है अंडमान और नीचे है निकोबार, तो ये जो लाइन है इसको 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। अब पिछले अगर 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई है, और इकोनॉमिक्स आपको पेड क्रैश कोर्स में अवेलेबल हो रही है। एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल बनाई गई है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं। डिस्क्रिप्शन भी है, दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना इकोनॉमिक्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो दोस्तों टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारी की सारी क्या हैं, ये फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये नहीं, क्योंकि ये मौद्रिक नीति जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ से संबंधित हैं। इनको अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और यूनेस्को इम्पोर्टेंट है ये। आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बतानी है। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, पेरिस में। तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद अर्जेंटीना की राजधानी, जो भी 195 के आसपास देश हैं उनकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं लगातार। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वह दोस्तों ब्यूनस आयरेस। तो डी इज़ राइट आंसर। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ज़रूर मैसेज करना। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी तो बता देना कि हमें 48 क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए, आपको अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।